बाद प्रधानमंत्री के यूएई विजिट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ विशेष बातचीत की और कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति लाने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए और हर संभव प्रयास के लिए तैयार है। इस दौरान दोनों पक्षों ने ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री मोदी और अल नाहयान की मुलाकात मोदी के 5 देशों के दौरे के पहले चरण में यूएई पहुंचने के तत्काल बाद हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष विमान का स्वागत किया यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। यूएई की अपनी 8वीं यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही अबू धाबी के हवाई अड्डे पर पहुंचे, वहां गर्मजोशी के साथ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर और उसके बाद दोनों ही देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में यूएई पर हाल में हुए हमलों की कड़ी निंदा की और उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। दोनों ही नेताओं ने समग्र रणनीति साझेदारी की समीक्षा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व, एलपीजी सप्लाई, शिप रिपेयर क्लस्टर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं यूएई ने भारत में $5 अरब के निवेश का ऐलान भी किया। रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क पर हुआ समझौता रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को और मजबूत करेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बीच एक बार फिर कूटनीति और संवाद से समस्या का समाधान ढूंढने के प्रयासों पर जोर दिया। पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए यूएई के राष्ट्रपति की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत किया। उन्होंने कठिन समय में यूएई में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की देखभाल के लिए राष्ट्रपति नाहयान का आभार भी व्यक्त किया। ब्यूरो इनपुट के साथ अरुण शर्मा और आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का यूएई दौरा संपन्न हुआ है। इस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ अचल मल्होत्रा, जो कि सीनियर डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और समझना चाहेंगे आपसे, अगर इस दौरे को परिभाषित करना हो, खासतौर पर जब हम रणनीतिक सहयोग की बात करते हैं, पेट्रोलियम के क्षेत्र में रक्षा सहयोग की बात हो रही है और खासतौर पर पेट्रोलियम भंडारण और एलपीजी की जब बात होती है, कैसे इसको परिभाषित करेंगे, कैसे आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे का? निखिल जी नमस्कार। देखिए, जहाँ तक यूएई का संबंध है, भारत के जो रिश्ते हैं यूएई के साथ, वैसे तो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी समय से इनमें और मजबूती आ रही है। लेकिन ये विजिट जो है एक खास परिप्रेक्ष्य में आ रही है और हम सब जानते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो हुआ है, अमेरिका इजराइल की कंबाइंड अटैक का ईरान के ऊपर और ईरान के रिटेलिएटरी जो उन्होंने मेजर्स लिए हैं, खास तौर से उन्होंने जो पर्शियन गल्फ की कुछ कंट्रीज पे अटैक किया या फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को जो ब्लॉक किया उन्होंने, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा सिनेरियो बना है
तो उस परिप्रेक्ष्य में ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इन जी। सब चीजों के चलते हुए पूरे विश्व की जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए तो चैलेंजेस खड़े हुए ही हुए हैं। जहां तक भारत का सवाल है तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। हालांकि हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने काफ़ी अपने स्टैटिस्टिक रिजर्व्स बना के रखे हुए हैं, और हमने ये भी कोशिश करी है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है बंद होने के बावजूद हमें ईरान से स्पेशल ट्रीटमेंट मिले और कुछ जहाज़ों को हमने वहाँ से निकाला भी है। लेकिन अगर ये वार जो अभी रुकी हुई है किसी वजह से दोबारा शुरू हो जाती है, तो इसका जो बहुत असर पड़ेगा हमारी जो पेट्रोलियम जो हमारी ऊर्जा, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को, तो जी। उसको देखते हुए जो भी फैसले, जो भी हमारे उनके साथ आज हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो हमने समझौते किए हैं, तो ये फार साइटेड और लॉन्ग टर्म में इसका जो है बहुत असर दिखाई देने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लड़ाई ज़्यादा चल गई तो फिर क्या होगा? जी। अभी हमने देखा, हमें मजबूरी में कुछ स्टेप्स लेने पड़े हैं, थोड़ा 2-3 रुपया पेट्रोल बढ़ाना पड़ा है, जो अगर पूरी दुनिया को देखा जाए तो काफ़ी कम है, बाकी देशों में तो बहुत काफ़ी प्राइसेस काफ़ी बढ़ाए गए हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हम अब्ज़ॉर्ब कर सकें, सरकार जितना भी अब्ज़ॉर्ब कर सके, जिस समय तक अब्ज़ॉर्ब कर सके उसे करे, और नहीं तो फिर कहीं न कहीं तो पूरे देश को इसके लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा बहुत जो कहते हैं कि हमें करना ही पड़ेगा। इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का आना, यूएई जो है हमारे लिए तीन, कम से कम तीन चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है। जी। एक तो एनर्जी सिक्योरिटी जिसके बारे में हमने बात करी है। हम्म। दूसरी हमारा डायस्पोरा जो 4.5 मिलियन, जी। करीब आधा जो है पूरे गल्फ का, जो 1 करोड़ में से करीब आधा करोड़ जो है वो यूएई में है। और तीसरी चीज जो है यूएई भी, जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम बात करते हैं, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन, तो कनेक्टिविटी के हिसाब से भी ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्री हो जाती है। और फिर ये इस्लामिक वर्ल्ड में काफी इसके मायने हैं, यूएई की काफी जिसे कहते हैं कि वजन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जो इनके साथ अच्छे संबंध होना, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट विजिट है, सबसे शॉर्ट विजिट, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव विजिट्स कह सकते हैं आपसे, 3-4 घंटे के स्टे के अंदर, जाहिर है काफी पहले से होमवर्क किया गया होगा जी। और ये सभी फैसले वही नहीं लिए जाते। तो लेकिन ये बहुत ही प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव विजिट है, और इसका शॉर्ट टर्म से ज्यादा आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखेंगे तो जी। ये भारत के हित में है, जितने भी डिसीजन इस विजिट से निकल के आ रहे हैं। जी। ओवर टू यू निखिल। जी। 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 अगर मैं अपने दर्शकों की सुविधा के लिए जानना समझना चाहूँ थोड़ा टेक अवेज इस शॉर्ट दौरे से, कैसे इसको समझाने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान आसान शब्दों में। दूसरी बात, मैं ये भी समझना चाहूँगा आपसे, जिस तरह के अभी का ये जो दौर है, प्रेजेंट जो समय है, इसमें यूएई आपके साथ है, जाहिर तौर पर एक अच्छा मित्र है, ईरान के साथ भी आपके संबंध अच्छे हैं, उस पूरे इलाके में जो सारे देश हैं उनके साथ में आप बेहतर संबंधों के साथ में, कैसे इनको साधना एक कठिन चुनौती भी है, और भारत ने अभी तक भारत इस पर खरा उतरता रहा है, कैसे कैसे ये पक्ष इसको परिभाषित करेंगे? देखिए, ये आपने जो आपके सवाल दूसरा पार्ट जो है, लास्ट जी। पार्ट का मैं जवाब देता हूँ। हमारी जो पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट या मल्टी इंगेजमेंट की, ये एक अपने आप में अच्छी पॉलिसी है। ये हमें बैलेंसिंग जो है परिस्थितियों में कैसे बैलेंसिंग करके चला जाए ये सिखाती है। लेकिन कभी कभी मुश्किल भी हो जाती है। जैसे अब ब्रिक्स की समिट देख लीजिए, वहाँ यूएई और ईरान दोनों वहाँ मौजूद हैं, और दोनों सेम पेज पे नहीं है जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर। तो फिलहाल हमें जो है एक चेयरमैन स्टेटमेंट का जो विकल्प है उसका इस्तेमाल किया गया है। जी। उम्मीद करते हैं कि जब ब्रिक्स समिट होगी सितंबर में, तो तब तक इन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। और ऐसे ही परिस्थिति, अगर आपको याद होगा, जी। G20 में बनी थी, जब रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए थोड़ा ओवरशेडो हो गया था और मुश्किल हो रहा था एक कंसेंसस स्टेटमेंट का लाना। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी को देखिए, उस समय हमने सबको इंगेज किया और फाइनली जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट निकली जिसपे सभी सहमत थे। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, हम दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। अब आपके पहला सवाल जो है कि आपने कहा कि आम आदमी, देखिए आम आदमी को ये समझने की जरूरत है कि हमने 2047 का जो डेवलप्ड
इकोनॉमी बनने का जो हमने लक्ष्य तय किया, तो हमें उसमें बहुत सारी इनपुट्स चाहिए, बाहर से आने वाली इनपुट्स। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। तो एनर्जी के भी दो हिस्सों में बांट के या तीन हिस्सों में बांट के चलिए। एक एनर्जी जो ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंट है, और ऑयल एंड गैस की जो डिपेंडेंस है उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो गल्फ कंट्रीज है उनकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है, रशिया की भी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है ग्रीन टेक्नोलॉजी, आपकी जो ग्रीन ट्रांजिशन टू द ग्रीन एनर्जी। तो उसमें जो डेवलप्ड यूरोपियन इकोनॉमीज है उसका जो रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी के दौरे की अगले जो पड़ाव है उस पर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पे काफी जोर दिया जाएगा। तो डेवलप्ड इकोनॉमी अगर हमें 2047 तक बनना है तो एनर्जी सिक्योरिटी को तो हमें इंटैक्ट करना ही करना है, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी इतनी प्रोडक्शन नहीं है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। वो गैप्स हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज है तो हम नहीं है हमारे पास, तो हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमने विकल्प ढूंढने शुरू किए। हमने न्यूक्लियर पावर को 1000 गीगावाट तक बनाने का एक प्रोग्राम बनाया है और उसके लिए फंड्स एलोकेट किए हैं। ग्रीन जो है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल को छोड़ के जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। दूसरी इनपुट्स जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स चाहिए। फिर हमें इमर्जिंग और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है वो चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, वो चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए ये विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको रेलेवेंट पार्टनर्स को लोकेट करना होता है, उनसे इंटरेक्ट करना होता है और एक ऐसे इनेबलिंग फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। और आम आदमी को समझ, आजकल आम आदमी जानता है कि अगर एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है तो बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी डेली लाइफ पे पड़ेगा। 2 रुपया भी अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो बहुत सी चीजें महंगी होंगी। जी सब समझते हैं इस चीज। बिल्कुल, आगे भी विषय पर हम बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप भी कहीं मत जाइएगा और एम्बेसडर मल्होत्रा के साथ पे विशेष बातचीत भी रहेगी। हम आपको खबरें भी दिखाएंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक।